नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मणिपुर पर हुई चर्चा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले मार्च 2024 तक हर घर में आएगा शुद्ध जल। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किन राज्यों को मिलेगी सौगात, आपको बताएंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि वित्त मंत्री ने बराक ओबामा पर साधा निशाना, 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी का अमेरिका दौरा खत्म होते ही एक्शन मोड में आया भारत, 8 प्रोडक्ट से सीमा शुल्क हटाने का कर दिया ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे पीएम मोदी, तो कमेंट में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, मणिपुर पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी मौजूद थे। माना जा रहा है कि इसमें मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बैठक पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शाह ने मोदी को मणिपुर की स्थिति के साथ साथ 24 जून को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बारे में भी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री के अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा से लौटने के 12 घंटे के भीतर ये बैठक बुलाई गई थी। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि केंद्र और मणिपुर में भाजपा सरकारें जातीय हिंसा से निपटने में बुरी तरह विफल रही हैं और इस मुद्दे पर पीएम की चुप्पी को लेकर भी बार बार उन पर निशाना साधता रहा है। मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले मार्च 2024 तक हर घर में आएगा शुद्ध जल। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को तेज करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर घर नल हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2.65 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाअभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के प्रारंभ से पूर्व मात्र 5.16 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। लगातार प्रयासों से आज 1.30 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए शुद्ध पेयजल का सपना साकार हुआ है। अकेले 59.38 लाख कनेक्शन वित्तीय वर्ष 2022-23 में लगाए गए हैं। शेष घरों को भी पाइप्ड पेयजल की सुविधा मिले। ऐसे में इस कार्य को समयबद्धता के साथ चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक साथ 5 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेल के इतिहास में 27 जून को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, खजुराहो भोपाल इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और हटिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें से 4 ट्रेनों को वो वर्चुअली फ्लैग ऑफ करेंगे और इसके साथ ही 3 राज्यों गोवा, बिहार और झारखंड को पहली वंदे भारत मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश को तो एक साथ 2 वंदे भारत ट्रेनें मिलने जा रही हैं। रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के महाकौशल इलाके को राजधानी भोपाल से कनेक्ट कर देगी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वित्त मंत्री ने बराक ओबामा पर साधा निशाना, 6 मुस्लिम देशों पर 26,000 बम गिराए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस दौरा खत्म हो चुका है, मगर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पलटवार किया है और हाल में एक इंटरव्यू में ओबामा ने पीएम मोदी से भारत में मुसलमानों के हालात पर सवाल किए थे। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन वहां भी भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ओबामा का बिना नाम लिए कहा कि एक पूर्व राष्ट्रपति जिनके शासन में 6 मुस्लिम बहुल देशों पर 26,000 से अधिक बम गिराए गए, वो सवाल उठा रहे हैं। उनके आरोपों पर कोई किस तरह से भरोसा कर सकता है। मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि माननीय पीएम ने स्वयं अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और किसी भी समुदाय को भेदभाव नहीं करती, मगर तथ्य ये है कि लोग बिना वजह
बजाय इस तरह के बहस में शामिल हो जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी का अमेरिका दौरा खत्म होते ही एक्शन मोड में आया भारत। 8 प्रोडक्ट से सीमा शुल्क हटाने का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा खत्म हो गया है और आज वो दिल्ली वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक रहा है, जो व्यापारिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर खास है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए हैं। अब धीरे धीरे उस पर अमल किया जाना शुरू हो गया है। भारत ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका से आयात होने वाले चना, दाल और सेब समेत 8 उत्पादों से सीमा शुल्क हटाएगा। इंडिया ने इन पर सीमा शुल्क 2019 में लगाया था, जब अमेरिका ने इस्पात और एल्युमिनियम के कुछ उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया था। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के 6 विवादों को खत्म करने और अमेरिका के उत्पादों पर प्रतिशोध स्वरूप लगाए गए शुल्कों को हटाने पर सहमत हुए थे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर ये बड़ा बयान दे दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके पर गैर कानूनी कब्जा करने से उस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं बन जाता। उन्होंने कहा कि पीओके को लेकर भारत की संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है और पीओके भारत का हिस्सा था, है और हमेशा ही रहेगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि दुनिया मान चुकी है कि पीओके पर पाकिस्तान का गैर कानूनी और अवैध कब्जा है। पाकिस्तान की सरकार पीओके की जनता पर जुल्म और अत्याचार कर रही है। जब वहां रहने वाले लोग देखते हैं कि भारत में लोग सुख और चैन से रह रहे हैं, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हट जाए और वो भी भारत में शामिल हो जाएं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आतंकी हमलों के बाद पीएम ने 10 मिनट में स्ट्राइक का फैसला लिया था। जम्मू कश्मीर में दहाड़े राजनाथ सिंह और कहा कि जरूरत पड़ी तो बॉर्डर के पार जाकर मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू विश्वविद्यालय के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुए और यहाँ उन्होंने कहा कि भारत अब ताकतवर बनता जा रहा है। भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी मार सकता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी और पुलवामा की जो घटना थी, उस वक्त मैं ही गृह मंत्री था। जब मैं अपने शहीद जवानों का शव अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ा तो जो हमारी स्थिति थी उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इन घटनाओं के बाद पीएम मोदी के साथ एक बैठक हुई। मैं पीएम की इच्छा शक्ति की सराहना करना चाहूँगा कि उन्होंने 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मादक पदार्थों को भारत से जड़ से खत्म करेगी सरकार। देश के जरिए तस्करी नहीं होने दी जाएगी। अमित शाह ने दिया यह बयान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत से मादक पदार्थों की समस्या को जड़ से समाप्त करेगी और देश के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी नहीं होने दी जाएगी। नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अपने वीडियो संदेश में अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है और उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम भारत में मादक पदार्थों का किसी तरह का व्यापार नहीं होने देंगे और न ही भारत के माध्यम से विश्व में कहीं नशीले पदार्थों को जाने देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वाला कलंक है आपातकाल इमरजेंसी की 48वीं बरसी पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आपातकाल की 48वीं बरसी पर पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी को याद करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने आपातकाल को कभी ना मिटने वाला कलंक बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन व लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूं। मैं दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता के स्वार्थ व अहंकार में देश पर आपातकाल थोपकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। असंख्य सत्याग्रहियों को रातों रात जेल की सलाखों के काल कोठरी में
कैद कर प्रेस पर ताले जड़ दिए थे, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीनकर संसद व न्यायालय को मूक दर्शक बना दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए तैयार की रणनीति, हर बूथ को मजबूत कर कमल खिलाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह ने पार्टी की ओर से शुरू किए जाने वाले मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को अपने बूथों पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया है। वो शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में अभियान की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान का शुभारंभ करेंगे और इसके जरिए वो पार्टी के 1918 संगठनात्मक मंडलों और सभी बूथों पर उपस्थित कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। प्रदेश में सभी संगठनात्मक मंडलों, शक्ति केंद्रों और बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार 25 जून को भाजपा आपातकाल के विरोध काला दिवस के रूप में मनाएगी और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। बैठक में पार्टी की ओर से संचालित किए जा रहे घर घर संपर्क अभियान की चर्चा करते हुए धर्मपाल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक व्यापक संपर्क अभियान चलाकर घर घर तक मोदी सरकार द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों और उपलब्धियों को पहुंचाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रक्षा मंत्री ने आगरा में जनता को किया संबोधित, पटना में हुई विपक्षी दल की बैठक पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने आगरा में कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा को संबोधित करने के लिए रविवार को वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पहली जनसभा कागारौल में संबोधित की और कहा कि 25 जून 1975 को ही कांग्रेस की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये लोकतंत्र का गला घोटना था और ये काला अध्याय सदैव याद रखा जाएगा। लाखों की संख्या में नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। मैं भी उस समय एक जिले में जिला अध्यक्ष के रूप में काम करता था। मेरी उम्र उस समय 23 साल थी और 2.5 महीने अकेले बैरक में मुझे रखा गया था। 16 महीने जेल में रहने के बाद मैं बाहर निकला। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश के इतिहास में आपातकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, पीएम मोदी ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, देश में आपातकाल लगाए जाने के 48 घंटे पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और देश में लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल हमारे देश के इतिहास का कभी ना भूला जा सकने वाला इतिहास है और जो संविधान के मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को मिला मिस्र का सर्वोच्च सम्मान, अब तक दुनिया के 13 देश कर चुके हैं सम्मानित। जी हाँ दोस्तों, मिस्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय दौरे का दूसरा दिन और रविवार को उन्हें राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। वहीं ये प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया किसी मुल्क का 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। मिस्र ने 1915 में ऑर्डर ऑफ द नाइल की शुरुआत की थी और तब मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल ने इसकी स्थापना की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को हराने नहीं, भारत की तिजोरी लूटने, एक मंच पर विपक्ष की बैठक पर बोली स्मृति ईरानी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को इंदौर पहुंची और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर इंदौर की बीजेपी इकाई द्वारा प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एकजुट नहीं हो रहे बल्कि उनके निशाने पर भारत की तिजोरी है। स्मृति ने कहा कि इस तिजोरी को लूटने के लिए सब एक मंच पर एक साथ आए हैं और स्मृति ने ये बात पटना में विपक्षी पार्टियों की हुई बैठक के सिलसिले में कही। कार्यक्रम के मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्ष के सभी दल पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं, देश की जनता को हराना चाहते हैं और वो इस देश की जनता को लूटना चाह रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को इंदौर पहुंची। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बना बांग्लादेशियों का बाहर खदेड़ने का प्लान, झारखंड में लगातार उठ रही है एनआरसी की मांग। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार बढ़ रहा है, वहीं इसको लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशियों को बाहर करने के लिए एनआरसी लागू करना बीजेपी का मेन मुद्दा बन गया है। बता दें कि बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो झारखंड में जल्द से जल्द एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि आज पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि अगर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू किया जाएगा। राज्य में बांग्लादेशियों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता और खतरा बन गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम यूपी के मौसम की तरह प्रदेश में ठंडे पड़े माफिया, नोएडा में बोले सीएम योगी, पाकिस्तान एक एक रोटी को मोहताज। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नोएडा स्टेट
स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जैसे पश्चिमी यूपी का मौसम ठंडा हो गया है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में माफिया ठंडे पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर जिले में 1718.66 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सुबह 10:30 बजे नोएडा स्टेडियम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर भारतवासी जनवरी 2024 का इंतजार कर रहा है, जब अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश के लोकतंत्र पर जब संकट आया था, तब आदरणीय जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय आडवाणी समेत महान सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने का काम किया। आपातकाल को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 48 वर्ष पहले कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था, लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया था। उस वक्त मुखर आवाज़ों में एक नाम पत्रकार रामनाथ गोयनका का भी था और आज उनके नाम से एक मार्ग का लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कल जम्मू में आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 जून को जनरल जोरावर सिंह सभागार में रक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री त्रिकुटा नगर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी नेताओं से रूबरू होंगे और इस दौरान आंतरिक और बाहरी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। रक्षा मंत्री का कुछ अग्रिम चौकियों का दौरा भी प्रस्तावित है। भाजपा की ओर से जारी शेड्यूल में केंद्रीय रक्षा मंत्री जनरल जोरावर सिंह सभागार में होने वाले सुरक्षा सम्मेलन में सोमवार की सुबह 11 बजे शामिल होंगे, जबकि उपस्थिति को 10:30 बजे मौजूद रहने को कहा गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पड़ोसी देश की नापाक कोशिशों को नाकाम करना और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना जरूरी, उपराज्यपाल का बयान। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि पड़ोसी देश की नापाक कोशिशों को नाकाम करना और नशा मुक्ति जम्मू कश्मीर बनाना जरूरी है। प्रदेश के युवाओं में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की आकांक्षा बढ़ रही है और एक लक्ष्य और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए युवा पीढ़ी का उत्साह और प्रतिबद्धता जम्मू कश्मीर प्रशासन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बातें उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आयोजित पैडल फॉर पीस साइकिल रेस 2023 के पुरस्कार समारोह में कही। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू से अमित शाह ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद, विकास के आंकड़े से विश्वास बहाली की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेकर जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। सुरक्षित व विकसित जम्मू कश्मीर के लिए मोदी को जिताने के आह्वान का जम्मू वासियों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर समर्थन किया और विकास और कम होते आतंकवाद के आंकड़े पेश कर उन्होंने जनता में विश्वास बहाली की कोशिश की। उन्होंने मंच से ही मां वैष्णो दरबार की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत अब्दुल्ला मुफ्ती व गांधी परिवार पर हमले किए। इन तीनों परिवारों को कश्मीरियों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ये बताने की भी कोशिश की कि भाजपा के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हाशिए पर आ गया है। अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने आतंकी घटनाओं तथा इनमें मारे गए लोगों के आंकड़े भी पेश किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां, 27 जून को भोपाल आ सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पहुंच सकते हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दी है। इससे पहले पीएमओ ने रोड शो की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान उनका रोड शो भी होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे और इससे पहले दौरा के शुरुआती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो का जो प्लान बनाया गया था, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक मेगा रोड शो के रूप में उन्हें पहुंचना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर जुलाई में शुरू होंगे मेगा इवेंट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी के साथ चुनाव के लिए राजस्थान में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी 6 बार राजस्थान दौरे पर आ चुके हैं। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद पूनम महाजन ने हाल ही में जयपुर में नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और पार्टी और सरकार के शीर्ष अधिकारियों का राजस्थान में दौरा तय किया गया है। इस दौरे में वो स्थानीय लोगों से मिलेंगी और मोदी सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को बताएंगे। पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दौरे किए हैं जो राजस्थान को दिखाते हैं
जहां दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री राज्य को लेकर उनके नेतृत्व की गंभीर चिंता कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए रविवार को तेलंगाना के नगर कर्नूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर नगर कर्नूल में जनसभा के अलावा भाजपा ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत नड्डा के हैदराबाद में सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर से मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये बैठकें राजनीतिक प्रकृति ही नहीं होगी। सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत आने वाले महीनों में राज्य में कई जनसभा आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।